again, welcome to you, my dear student of Standard 10th, and today we are going to do chapter number 16, second part. Already we had covered uh, liberalization, privatization, and globalization in our first part. Now, in this part, we are going to see WTO. We are going to see WTO with India. We are going to do sustainable development. So, without any delay, let's begin. ओह, इनको प्रणाम करते हैं। एनी हाउ, डब्ल्यू टी ओ। वेल, जैसे आप लोग ऊपर फर्स्ट लाइन देख पा रहे हो, डब्ल्यू टी ओ में शॉर्ट में कहूँगा क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था डेट इज ऑन 1 जनवरी 1995। ओके, वेरी इजी, आप इस डेट को हाईलाइट भी कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द मेंबर ऑफ नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन and its headquarter Geneva in Switzerland. Okay. वेल, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। सी नंबर 1 पे क्या लिखा है? टू रिमूव द ऑब्स्टेकल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेड। ओके, तो जो चीज़ें ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रही है उसको हटाया जाए। सेकेंड, टू रिमूव द प्रोडक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्री फॉर कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। ऐसी पॉलिसियाँ कंट्रीज लाएँ जिससे फॉरेन ट्रेड उनके लिए इजी हो जाए। टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ग्लोबल ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जो उनके इकोनॉमी को भी सूट होती हो। सो डेट इज़ व्हाट दे वांट टू डू। एंड फोर्थ नंबर, टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड, है ना। राइट नाउ ट्रेड वॉर इंडिया एंड चाइना में भी चल रहा है, यूएस चाइना में भी पहले चल रहा था। तो ये कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ हुआ था, है ना। सी देर आर सर्टेन कंट्री हु आर डूइंग डबल स्टैंडर्ड, तो जो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना, वो एक तो ग्लोबल ट्रेड की बात करता है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेचना चाहता है, बट ऑन द सेम टाइम वो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसको अपने कंट्री में आने नहीं देना चाहता है। तो फिर ये दोनों चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती। ओके, वेल, वो लोग ही जाने उनके पीछे क्या रीजन है। वेल, वी आर गोइंग टू नाउ डू डेट इज द फंक्शंस। ओके, तो अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है डब्ल्यूटीओ वालों ने? टू सेटअप एज रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्रीड रिलेटेड और मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट बिटवीन देम। से किसी भी दो कंट्री के बीच में जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो पहले तो एग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयू साइन होते हैं। ओके, गुजरात समिट आपने नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स भी करते हैं एंड ऑल दैट, तो एग्रीमेंट्स प्ले होते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ प्ले वाइटल रोल इन डिबेट एंड नेगोशिएशन ऑफ मल्टीनेशनल ट्रेड। नेगोशिएट करना मीन्स बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट करना। डब्ल्यूटीओ एनकरेज अनबाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अनबाइज मतलब किसी का भी पक्ष रखे बिना। डब्ल्यूटीओ के लिए कोई फेवरेट कंट्री नहीं है कि इसका ही ट्रेड बढ़ना चाहिए, बाकी सब कंट्री का नहीं बढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट। वेल, 4 number, different nation follow their own policy and it observe them and suggest required improvements. हर देश की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत WTO के साथ मैच करें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, उसका इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, लेट्स सी। सो इंडिया बिफोर WTO, इंडिया आफ्टर WTO। तो जैसे ही इंडिया WTO का मेंबर बनता है, सिंस इट्स इंसेप्शन का मतलब शुरुआत से, सो इंडिया पे पहला इम्पेक्ट क्या पड़ा? सो लेट्स सी। ओके, सो अबाउट माय इमेज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था ना वर्ल्ड ट्रेड में बिफोर WTO, इट वाज अराउंड 5%, एंड द मोमेंट इट इंट्रोड्यूस वो 1% बढ़ के अब 6% हो गया। सो यू कैन सी 20% इंक्रीज हो गया। सो 5% का 6% हुआ। वेल, ये तो कोई आपको बहुत बड़ा फिगर नहीं लग रहा होगा, बट इमेजिन एक स्टूडेंट जिसके लास्ट टाइम 59% आए थे, अब जिसके 61% आए, मेरे 2% का, पर वो खुश तो है एटलीस्ट कि कुछ बढ़ा, चलो। ओके, सेकेंड पॉइंट, एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया के जो रेडीमेड क्लोथ्स का जो एक्सपोर्ट था वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर इंडिया। एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया के एक्सपोर्ट और स्पेशली जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला, अगेन विच इज़ ए गुड साइन। एंड लास्ट,
जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे इंपोर्ट का प्रेशर भी हम लोग कम फेस कर रहे हैं, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बढ़ रहा है. सो दिस आर द सम ऑफ द इफेक्ट. वेल, अब अगर हाईलाइटर आपके पास है और WTO का अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप एक 5% और इंक्रीज बाय 1% पे हाईलाइट कर लो. रेडीमेड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स इंक्रीज. फिर ये इंक्रीज एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स. और आपको उसी पे इतनी इतनी चीज़ें हाईलाइट करनी है ताकि एग्जाम के दिन आपको पूरी कथा या रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट देख के आपको आइडिया आ जाएगा. बाकी तो इधर उधर से आप लोग मतलब इन योर ओन वर्ड्स यू कैन क्रिएट योर आंसर. ओके, अब नीचे आते हैं. जैसे मेंबर बनता है इंडिया WTO का, तो उसको अबाउ बेनिफिट्स तो होती हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है. एंड इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया में देखी गई ना, डेट इज डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उससे ग्रो करने लगा, जो एक डेवलप कंट्री की तरफ जाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. सो अगेन WTO का ओवरऑल देखने जाएँ तो इंडिया पे अच्छा इम्पैक्ट रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. That is sustainable development. In your exam, if question is there sustainable development, अगर definition आता है then you have to write down those about 3 lines जो सेंटेंस से शुरू होती है. Sustainable development is a development which meet the needs of the present generation. जो मतलब आज की जनरेशन की ज़रूरतें पूरी करते हुए without compromising with ability of the future generation to meet their own needs. और हम लोग अपनी ज़रूरतें तो पूरी करते हुए फ्यूचर की जनरेशन भी पूरी कर रहे हैं. ओके, सो ये आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जा सकता है. इन केस आपको अगर 3 मार्क या 5 मार्क में कुछ पूछा गया तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा. फिर आगे बताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप कंट्री की एक निशानी होती है जो हम लोग आगे नियर फ्यूचर का ध्यान रखते हैं, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एनवायरनमेंट को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस हम लोग फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी जो लग्जरी है उसको ओवरऑल रहने दे रहे हैं. से फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लायन और टाइगर देख पा रहे हैं, है ना. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन्जॉय करें. अगर हम लोग कंटिन्यूसली हंटिंग करते रहेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, वो भी बेचारे जैसे डायनासोर्स के फ़ोटोज़ देखते हैं हम लोग, वैसे ही फिर वो लोग टाइगर लायन के फ़ोटो भी देखेंगे. सो हमको अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, प्लस एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है. डेट इज़ वॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल अबाउट. ठीक है. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं डिट्रॉइट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. तो इसके बारे में हमको कुछ सोचना चाहिए. इसलिए जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं. डेट इज़ following strategy should be adopted for conservation and preservation of natural resources. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा. वेल, पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है कि हमको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, है ना. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो अपने आप को वापस रिन्यू कर लेते हैं. एंड जैसे हमारा कल्टिवेबल फार्म हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, तो इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं. इसकी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन ही रहती है. पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल हो गया, उसको हमको जुडिशियसली यूज़ करना है. यूज़ करने के लिए कम्प्लीटली मना नहीं कर रहे हैं, बट जुडिशियसली का मतलब होता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी. से फॉर एग्जाम्पल माई मदर कम और वो मुझे बोलती है कि जा बेटा दूध ले आ. माइट भी घर में दूध ख़त्म हो गया, तो मैं अब दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर ही दूर है, तो उसके लिए मैं बाइक यूज़ ना करूँ तो बेटर रहेगा. ओके, और अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो बेटर मैं साइकिल यूज़ करूँ. तो पेट्रोल नो डाउट है, बट उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए. वेस्टेज को हम लोग बचा सकते हैं, एनवायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट, जो इंडस्ट्री की लोकेशन होती है ना, उसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना आए और वो इको फ्रेंडली भी हो. वो कैसे हो सकता है. से फॉर एग्जांपल शुगर केन जो होता है, गन्ना होता है, वो यूजुअली ग्रो होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी होता है, साउथ इंडिया में भी होता है, बट मान लेते हैं कि यूपी में ग्रो होता है. और उसकी जो फैक्ट्री है मैं थार डिस्ट्रिक्ट में लगाता हूँ, जो राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में.
तो वहाँ से गन्ना लाना ले जाना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर जहाँ पे ये हमारे फार्मर्स, हमारे जो किसान भाई शुगर केन ग्रो कर रहे हैं वहीं आसपास में शुगर केन की इंडस्ट्री हो, तो उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, तो हमारा जो सामान बनेगा वो भी चीप प्राइस में यानी कम पैसे में हमको मिल जाएगा। तो हमको ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हों। ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। वेल जो रिसोर्सेज हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं तो हमको उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल जैसे इरिगेशन सिस्टम है, जिसे हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना। एक ऐसी चीज़ करना जिसके मल्टीपल यूज़ हो। फॉर एग्जांपल हमने एक डैम बना दिया, तो डैम से हम जो पानी गिरता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उससे हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो। एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। वेल अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उसको थोड़ा प्लानिंग करके उसको डिस्पोज करें तो हम लोग बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल और ये इन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वेल आई थिंक हमारे पास एक सजेशन है कि हम लोग अपने जो कचरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक वो जो बायोडिग्रेडेबल है, जो ज़मीन के जाके अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे आपकी हम लोग फेंकते क्या है कचरे में। फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल ला के उसके जो वेस्ट है वो फेंक दिया, सड़ा हुआ खाना या जो खाना बच जाता है वो हम लोग फेंक देते हैं। तो इस टाइप के खाने को अगर हम लोग अलग कर दें और बाकी जो प्लास्टिक होती है, जो दूसरी चीज़ें होती है, उसको हम लोग अलग कर दें, तो आई थिंक हम लोग अपना बहुत सारा चीज़ें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग अलग अलग 3 डस्टबिन होते हैं उनके। ओके, stress should be laid point number 5 I am reading. Stress should be laid on the use of the non conventional energy resources such as solar energy and wind energy. So solar energy और wind energy जो है वो फ्यूचर है ना, एंड वो आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वेल अभी तो बहुत सारे गाँव में अभी सोलर पैनल लगाने लग गए हैं एंड वो लोग इलेक्ट्रिसिटी के उनके इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। अगर हमारे सभी लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारे आई थिंक गवर्नमेंट पे बहुत कम स्ट्रेस होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। जो थर्मल पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं वो कम हो जाएगा लगभग। ओके, कम्प्लीटली तो मुश्किल है बट हम लोग इतना तो कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। वेल ये है आपका स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। आज तक हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या स्टेप किए? वेल इसके लिए सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी डेट वॉज हेल्ड इन द 1972, जिसको अर्थ कॉन्फ्रेंस कहा गया था, जो अगेन स्वीडन में हुई थी एंड स्टॉकहोम इज़ द प्लेस। इसके बाद में भी इसमें मतलब बहुत लीडर्स ने एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो सब बातें हुई। इसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इन पे बहुत सारे डिस्कशन हुए एंड उन लोगों ने कुछ स्टेप्स भी हमको सजेस्ट किए हैं ना। ग्लोबल लेवल पे तो ठीक है, बट गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे इसको क्या क्या इसमें कर सकती है, तो हियर आर सम 5 पॉइंट्स जो हम लोग देखते हैं। अगेन पहली चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ और नेशनल वेर प्रेजेंटेड। हम लोग न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ना, जब बिल्कुल न्यूज़ चैनल ख़त्म होने वाला था तो एंड में एक मैप आता है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट सिटीज़ का यूजुअली वो लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं कि कितना पॉल्यूशन लेवल है ना। मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन पे भी आता है अगर आप उसे इनेबल कर देते हो तो। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश किए जाएँ ताकि पॉल्यूशन पे वॉच रखी जाए। एटलीस्ट अगर ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन जाते तो वो लोग इतना देखेंगे वो आज हवा इतनी ख़राब है, ओके 1-2 दिन तक तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 3-4 दिन जब उनको थोड़ा किसी दिन वो हैवी फील करेंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, देन ओनली वो लोग थोड़ा एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न होंगे। फिर अब एक बार पता चल गया कि पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, हम लोग उसके फिर रीजन्स ढूंढेंगे, उसको फिर ख़त्म भी करेंगे। एनी हाउ, थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाए 5 जून, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। एंड गवर्नमेंट ने फाइनली 1981 में रियलाइज़ किया कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने एक्ट बनाया ऑफकोर्स, इससे पहले के लोग तो क्या एयर पोल्यूशन और ऐसे ही मतलब जी रहे हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होने चाहिए ताकि ओजोन लेयर को काउंटर किया जाए।
और ये हुआ भी है। न्यूक्लियर वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जाए और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए। वेल सारी कंट्रियों ने मिलकर डिसाइड किया कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द गैस रिस्पॉन्सिबल मोर फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो सभी वर्ल्ड के सारी कंट्रियों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो स्पेशली फ्रिज बनाती है, जो CFC गैसेस का यूज़ करती है, वो बंद कर दें। तो सारी गवर्नमेंटों ने नोटिस भेजा एंड समहाउ उसको कंट्रोल किया गया। तो इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ओके, एंड फाइनल लाइन ऑफ द चैप्टर दैट इज दस कंजर्वेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, हमको भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोग अपने कचरे को 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, इवन वॉकिंग करें तो ज़्यादा बेटर है ना। सी व्हाट इज़ माई जनरल ऑब्जर्वेशन इज डैट कि पहले के लोग ना खाना ना होने की वजह से भूख से मरते थे। आजकल तो खा खा के मर रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, ये कैंसर हो रहा है, वो कैंसर हो रहा है। सो फ्रेंड्स आई मस्ट सजेस्ट एक हेल्थ टिप ये है, जितना हो सके वॉकिंग करो, है ना। इंसानी शरीर वॉकिंग के लिए बना है। और हम लोग अभी क्या है, आजकल ऐसे हालात बन गए हैं कि वॉकिंग हम लोगों ने बंद कर दी है। सो वॉकिंग हम जितना करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा शरीर अपने आप को इम्यून कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, है ना। बाकी तो पॉल्यूशन वॉल्यूशन कोरोना वोरोना सब आते जाते रहते हैं। ओके, सो कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी धरती के लिए अच्छा है। वेल देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो लाइफ अर्थ से चली जाएगी। एनी हाउ, लिबरलाइजेशन और उसके बेनिफिट्स आपको शो करना है। सेकंड में आपको प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशन शो करने हैं। अच्छा, व्हाट स्टेप टू बी टेकन, जस्ट अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया था। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, जहाँ पे आपको पॉइंट शो करने हैं, आज हमने डिस्कस किए हैं। एंड मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वेस्ट एंड मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी आपको शो करना है। फिर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है। एनी हाउ एक्सप्लेन इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट इन इंडिया, आपको जो इनिशियल पैराग्राफ लिखना है। व्हेन वाज द WTO एस्टेब्लिश, वेल 1 जनवरी 1995 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ओके, एंड देर आर सर्टेन MCQ दैट यू आर गोइंग थ्रू। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO, कहाँ है बोलो, स्टॉकहोम में। ओके, अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1972, ऑप्शन ए में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, आई थिंक MCQ हम लोगों ने इधर ही फिनिश कर लिया है। जस्ट अ मिनट, जब मैं ये स्क्रीन लाता हूँ तो मेरा फेस थोड़ा सा डिम हो जाता है, बट जब मैं ये स्क्रीन लाता हूँ तो फेस ब्राइट होता है। गुड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है। If you having any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you very much. Have a nice day.